नमस्ते दोस्तों। एडिस पर आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 10 हिंदी यानी सीबीएसई क्लास 10 के कृतिका अध्याय माता का अंचल को बहुत आराम से, विस्तार से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। यह हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट का, इसलिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। अगर नोटबुक पास हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसे चलते फिरते या आराम से सुनकर भी रिवाइज कर सकते हैं। मान लो जयपुर की रिया को समरी याद थी, पर वह यह नहीं समझ पा रही थी कि आंचल को प्रतीक क्यों कहा गया है। आज हम उसी तरह के डाउट सुलझाएंगे। बचपन की स्मृतियां, माँ का स्नेह, गांव का वातावरण, बीमारी के समय सेवा, अंचल का अर्थ, मातृत्व का संदेश, एक्टिव रिकॉल और एग्जाम टिप्स, सब कुछ इस बातचीत में आएगा। और मैं स्वाति। आज हम सिर्फ कहानी का सार बोलकर आगे नहीं बढ़ेंगे। हम बार बार रुककर पूछेंगे कि लेखक किस भावना को सामने ला रही हैं, कौन सा प्रसंग किस विचार को मजबूत करता है और उत्तर लिखते समय किन शब्दों से बात स्पष्ट होगी। एक सेकंड पॉज करके सोचो, माँ का अचर सुनते ही तुम्हारे मन में सबसे पहले कौन सी भावना आती है? सुरक्षा, प्यार या बचपन की याद? बहुत सुंदर शुरुआत। इस अध्याय में भावनाएं हैं, लेकिन उन्हें केवल भावुक होकर नहीं पढ़ना है। हमें देखना है कि लेखक अपने बचपन को याद करते हुए माँ और बच्चे के संबंध को किस तरह अर्थ देते हैं। माँ का आंचल यहाँ केवल कपड़े का हिस्सा नहीं रह जाता, बल्कि सुरक्षा और स्नेह का अनुभव बन जाता है। पहले हम चैप्टर का ब्रॉड आइडिया पकड़ेंगे, फिर बचपन की स्मृतियां, माँ का स्नेह, गांव का वातावरण और बीमारी के समय की सेवा पर जाएंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, माँ का अंचल एक प्रतीक के रूप में, मातृत्व का संदेश और भावुक स्मृतियां। अंत में मैं तुम्हें छोटे छोटे रिकॉल क्वेश्चंस दूंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात अभी नोट कर लो। इस अध्याय को पढ़ते हुए 3 धागे साथ पकड़ने हैं। पहला, लेखक का बचपन। दूसरा, माँ का निस्वार्थ स्नेह और सेवा। तीसरा, अंचल का व्यापक अर्थ। अगर उत्तर में ये तीनों आपस में जुड़े हुए दिखेंगे तो उत्तर केवल समरी नहीं लगेगा, बल्कि समझ पर आधारित लगेगा। मैं इसमें एक चौथा धागा जोड़ूंगी, गांव का सरल और प्राकृतिक वातावरण। क्योंकि लेखक का बचपन केवल घर के भीतर नहीं बीतता। मित्रों के साथ खेलना, खेतों में दौड़ना और पेड़ों पर चढ़ना उस सहज बाल्यकाल को दिखाते हैं। ये वातावरण कहानी की वार्मथ बढ़ाता है। अब बचपन की स्मृतियों से शुरू करते हैं। लेखक अपने बचपन के दिनों को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से याद करते हैं। वे माँ के सानिध्य में रहते थे और उनकी छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखा जाता था। यहाँ स्मृति केवल पुरानी घटना बताने का तरीका नहीं है। स्मृति के माध्यम से लेखक यह दिखाते हैं कि बचपन का अनुभव व्यक्ति के मन पर लंबे समय तक बना रहता है। और लेखक अपने बचपन को बिल्कुल आइडियल या गंभीर रूप में नहीं दिखाते। वे चंचल और नटखट थे, दिन भर खेलते थे और कभी-कभी शरारतें भी करते थे। यही बात स्मृतियों को जीवंत बनाती है। अगर बच्चा केवल चुपचाप बैठा हुआ दिखे, तो बाल्यकाल की सहजता कहाँ आएगी? बिल्कुल, बचपन की चंचलता और नटखटपन को माँ के धैर्य के साथ पढ़ना चाहिए। माँ बच्चे की शरारतों को सहन करती हैं और फिर भी उनका प्रेम कम नहीं होता। इससे माँ और बच्चे के बीच का बॉन्ड सामने आता है। यह बॉन्ड अनुशासन की चर्चा से अधिक अपनापन और स्वीकार का अनुभव देता है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? लेखक की बचपन की स्मृतियां भावपूर्ण क्यों बनती है? केवल इसलिए कि वे पुरानी है, या इसलिए कि उनमें माँ का सानिध्य, खेल, शरारत और सहज जीवन साथ साथ मौजूद है? सही दिशा दूसरा उत्तर है, क्योंकि स्मृतियों की भावना कई अनुभवों से। एग्जाम में यदि पूछा जाए कि लेखक ने अपने बचपन को किस प्रकार याद किया है, तो उत्तर में भावपूर्ण स्मृतियां, माँ का सानिध्य, चंचल और नटखट स्वभाव तथा सहज बाल्यकाल जैसे विचार लिखे जा सकते हैं। इन्हें अलग अलग शब्दों की सूची मत बनाना, एक प्रवाह में बताना कि ये सभी मिलकर बचपन का चित्र बनाते हैं। एक कॉमन मिस्टेक होती है कि विद्यार्थी बचपन की स्मृतियों को सिर्फ खेल कूद तक सीमित कर देते हैं। लेकिन इस चैप्टर में बचपन की यादों का इमोशनल सेंटर माँ है। खेल और शरारतें बाहरी जीवन दिखाती हैं, जबकि माँ का साथ उन अनुभवों को भावनात्मक गहराई देता है। ये डिस्टिंक्शन मत भूलना। अब आते हैं माँ के स्नेह और ममता पर। लेखक बताते हैं कि माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी और उनकी शरारतों को सहन कर लेती थी। माँ का स्नेह लेखक के लिए सबसे बड़ा सहारा था।
यहाँ स्नेह का अर्थ केवल दुलार नहीं है, इसमें बच्चे को स्वीकार करना, उसकी जरूरतों का ध्यान रखना और कठिन समय में उसके साथ रहना भी शामिल है। मुझे लगता है यहाँ माँ का प्रेम बिना शर्त वाला दिखता है। बच्चा चंचल है, नटखट है, फिर भी माँ उसके प्रति अपनापन बनाए रखती है। क्या हम इसे माँ की सहनशीलता भी कह सकते हैं? हाँ, सहनशीलता बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन उत्तर में केवल यही शब्द लिखना पर्याप्त नहीं होगा। उसके साथ निस्वार्थ प्रेम और सहारा भी जोड़ना चाहिए। माँ बच्चे की शरारतों को सहती है, बीमारी में सेवा करती है और उसे सुरक्षित महसूस कराती है। इन प्रसंगों से उनकी ममता व्यवहार में दिखाई देती है। तो यहाँ एक अच्छा आंसर फ्रेम बन सकता है। माँ का स्नेह निस्वार्थ है क्योंकि वह बच्चे की शरारतों के बावजूद बना रहता है। वह सहारा है क्योंकि बीमारी और परेशानी में माँ उसके साथ रहती है। और वह सुरक्षा देता है क्योंकि बच्चा माँ के पास जाकर चिंता से मुक्त महसूस करता है। लेट्स स्लो दिस डाउन। स्नेह को केवल भावना कहकर छोड़ना नहीं है। कहानी में भावना कार्यों के माध्यम से प्रकट होती है। माँ बच्चे की जरूरतों का ध्यान रखती है, उसकी शरारतें सहती है, बीमारी में जागकर सेवा करती है और उसे गोद में लेकर दुलारती है। यही एक्शंस माँ की ममता को विश्वसनीय बनाते हैं। एक सेकंड पॉज करके सोचो। यदि प्रश्न हो कि माँ लेखक के लिए सबसे बड़ा सहारा क्यों थी, तो क्या सिर्फ ये लिखना ठीक होगा कि माँ उन्हें प्यार करती थी? नहीं, उत्तर को थोड़ा खोलना होगा। माँ लेखक की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी, उनकी शरारतों को सहती थी और बीमारी के समय पूरी तरह उनकी देखभाल करती थी। इसलिए वे केवल स्नेह देने वाली नहीं, बल्कि कठिन समय में साथ खड़ी रहने वाली सबसे बड़ी इमोशनल सपोर्ट थी। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। याद रखो, माँ का प्रेम कहानी में बोलने से कम और केयर करने से अधिक दिखाई देता है। अब हम घर से बाहर के उस वातावरण की ओर जाएंगे जहाँ लेखक का बचपन खुलकर विकसित हुआ। लेखक के अनुसार गांव का वातावरण सरल और प्राकृतिक था। वहां के लोग आपस में प्रेम और सहयोग की भावना से रहते थे। ये विवरण कहानी को केवल माँ और बच्चे के निजी संबंध तक सीमित नहीं रहने देता। हमें एक ऐसा सामाजिक वातावरण दिखाई देता है जिसमें जीवन सहज है और लोग एक दूसरे के प्रति सहृदय हैं। और बच्चों की गतिविधियां भी इसी ओपननेस को दिखाती हैं। वे खुले वातावरण में खेलते हैं, मित्रों के साथ समय बिताते हैं, खेतों में दौड़ते हैं और पेड़ों पर चढ़ते हैं। इन छोटे छोटे दृश्यों से बचपन की स्वतंत्रता और नेचुरल एनर्जी महसूस होती है। एग्जाम पॉइंट। गांव का वातावरण लिखते समय 3 कीवर्ड्स काम आएंगे: सरल, प्राकृतिक और सहयोगपूर्ण। इनके साथ बच्चों के खुले खेल और लोगों का आपसी प्रेम जोड़ोगे तो उत्तर सोर्स से जुड़ा रहेगा। गांव को केवल सुंदर कह देना वेग है। ये बताना जरूरी है कि सरलता और सहयोग किस तरह दिखाई देते हैं। क्या गांव का वर्णन कहानी के मुख्य विषय से अलग है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है क्योंकि मुख्य फोकस माँ का प्रेम है। लेकिन मेरा मानना है कि यह वातावरण लेखक की स्मृतियों को नेचुरल बनाता है और बचपन की दुनिया को पूरा करता है। सही कहा। मैं बस इतना जोड़ूंगा कि इसे मुख्य विषय से जोड़ते समय बहुत दूर की इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए। सोर्स में जो स्पष्ट है वही लिखना है। गांव का प्रेम और सहयोगपूर्ण माहौल, बच्चों का खुला जीवन और लेखक की बचपन की यादें, इनसे कहानी की वार्मथ बनती है। यहाँ एक्टिव रिकॉल करते हैं। बिना देखे 3 बातें बोलो। गांव कैसा था, लोग कैसे रहते थे और बच्चे क्या करते थे। अगर तुम्हारे उत्तर में सरल और प्राकृतिक वातावरण, प्रेम और सहयोग तथा खेलना, दौड़ना और पेड़ों पर चढ़ना आ गया, तो आइडिया इन गतिविधियों को केवल एडवेंचर की तरह मत पढ़ना। वे लेखक के चंचल और नटखट बचपन का हिस्सा है। जब हम इन्हें माँ की देखभाल के साथ रखते हैं तो एक पूरा कॉन्ट्रास्ट बनता है। बाहर बच्चा खुलकर खेलता है और परेशानी आने पर माँ के स्नेह में लौटता है। हाँ, और यही कंट्रास्ट बहुत मानवीय है। बच्चा बाहर स्वतंत्र दिखता है, लेकिन सुरक्षा की उसकी सबसे गहरी अनुभूति माँ के पास है। इसलिए गांव का खुला वातावरण और माँ का अंचल एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि कहानी के 2 जुड़े हुए अनुभव हैं। अब हम उस महत्वपूर्ण प्रसंग पर आते हैं जब लेखक बीमार होते हैं। यह घटना उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण स्मृति बन जाती है। माँ उन्हें गोद में लेकर दुलार करती हैं, दवा देती हैं और हर समय उनके पास रहती हैं।
इस प्रसंग में माँ का प्रेम सबसे अधिक सक्रिय और दिखाई देने योग्य रूप में सामने आता है। और कॉन्टेक्स्ट में यह भी आता है कि माँ बीमारी के समय पूरी रात जागकर सेवा करती थी। ये डिटेल बहुत मीनिंगफुल है। इससे पता चलता है कि माँ की देखभाल मोमेंटरी नहीं थी, वह निरंतर थी। यानी बच्चे के ठीक होने तक माँ का ध्यान पूरी तरह उसी पर रहता था। यही वह जगह है जहां मातृत्व का आत्मत्याग समझ में आता है। माँ अपनी सुविधा से पहले बच्चे की जरूरत रखती हैं, लेकिन आंसर में बहुत बड़ा दावा नहीं करना है। सोर्स ग्राउंडेड भाषा में लिखो कि माँ ने रात भर सेवा की, दवा दी, गोद में लिया और पास रही। इन कार्यों से उनका त्याग स्पष्ट होता है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? बीमारी वाला प्रसंग लेखक के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया? क्योंकि बीमारी में बच्चा असहाय और चिंतित हो सकता है और उस समय माँ का दुलार उसे मानसिक सहारा देता है। इसीलिए ये घटना सिर्फ इलाज की घटना नहीं, प्रेम के अनुभव की घटना है। बिल्कुल। शारीरिक बीमारी के साथ इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी होती है। कहानी में माँ की गोद, दवा और लगातार साथ रहना लेखक को सुकून देता है। इसलिए बीमारी वाला प्रसंग माँ के स्नेह को एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं रहने देता। वह अनुभव बन जाता है जिसे लेखक जीवन भर याद रखते हैं। एक छोटी सी सावधानी, यदि प्रश्न में बीमारी के समय माँ की सेवा पूछी जाए तो केवल यह मत लिखना कि माँ ने प्यार किया। सेवा के ठोस रूप लिखो। गोद में लेना, दुलार करना, दवा देना और हर समय पास रहना। यही डिटेल्स उत्तर को मजबूत। अब तक हम दूसरा बड़ा कनेक्शन देख चुके हैं। बचपन की चंचलता के बीच बीमारी का प्रसंग आता है, और वही प्रसंग माँ के सहारे को सबसे गहराई से सामने लाता है। कहानी की भावनात्मक दिशा यहाँ मजबूत होती है। अब टाइटल पर आते हैं, माता का अंचल। यह अंचल को केवल फिजिकल वस्त्र समझना सबसे बड़ी गलती होगी। कहानी में यह बच्चे के लिए सुरक्षा और स्नेह का प्रतीक है। बच्चा डरता है या परेशान होता है तो माँ के पास जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लेट्स स्लो दिस डाउन। प्रतीक का अर्थ है कि कोई दिखाई देने वाली वस्तु अपने साथ एक व्यापक भाव या विचार भी व्यक्त करे। इस अध्याय में अंचल दिखाई देने वाला वस्त्र है, लेकिन उससे जुड़े अर्थ हैं प्रेम, आशा, स्नेह, सुरक्षा और अपनापन। इसलिए टाइटल पूरे अध्याय की इमोशनल फाउंडेशन बन जाता है। मैं एक सवाल पूछती हूँ, अगर अंचल सुरक्षा का प्रतीक है तो क्या इसका मतलब केवल यह है कि माँ बच्चे को बाहर के खतरे से बचाती है? नहीं, अर्थ इससे व्यापक है। सोर्स में अंचल को शारीरिक सुरक्षा के साथ भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का स्रोत भी बताया गया है। यानी माँ के पास बच्चा केवल शरीर से नहीं, मन से भी सुरक्षित महसूस करता है। चिंता, डर या दुख के समय यही अनुभूति उसे सुकून देती है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। शारीरिक सुरक्षा बाहर की चोट या परेशानी से जुड़ सकती है, जबकि भावनात्मक सुरक्षा उस भरोसे से जुड़ी है कि माँ पास है और समझेंगी। इसीलिए अंचल एक ऐसा प्रतीक बनता है जो बच्चे के भीतर स्थिरता पैदा करता है। एग्जाम पॉइंट। यदि पूछा जाए कि माता का अंचल किसका प्रतीक है, तो उत्तर में केवल सुरक्षा ना लिखें। लिखें कि यह माँ के स्नेह, ममता, आशा और सुरक्षा का प्रतीक है। साथ ही स्पष्ट करें कि सुरक्षा शारीरिक होने के साथ भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक भी है। ये लाइन प्रिसाइसली लिखना। यदि ये डिस्टिंक्शन अभी भी कंफ्यूजिंग लग रही हो तो एडजी में इसी डाउट को एआई ट्यूटर के सामने क्वेश्चन की तरह रख सकते हो और स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग से अपना आंसर बना सकते हो। यहाँ उद्देश्य रेडीमेड लाइन याद करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि एक ही अंचल का अर्थ इतने व्यापक भावों तक कैसे पहुंचता है। और अब क्विक रिकॉल। अंचल को प्रतीक कहने के दो कारण बताओ। पहला, वह बच्चे को स्नेह और सुरक्षा का अनुभव देता है। दूसरा, वह माँ की उपस्थिति और भावनात्मक सहारे को व्यक्त करता है। अगर तुमने आशा और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी जोड़ी तो उत्तर और समृद्ध हो जाएगा। एक और सटल पॉइंट है, कहानी के अंत का भाव ये है कि माँ का अंचल व्यक्ति से दूर जाने पर भी उसके साथ बना रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वस्त्र सचमुच हर जगह साथ चल रहा है। इसका अर्थ है कि माँ का प्रेम और सुरक्षा की स्मृति मन में स्थायी छाप छोड़ती है। अब हम मातृत्व के संदेश पर आते हैं। कहानी बताती है कि माँ का स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होता है, और माँ का स्नेह निस्वार्थ तथा अनमोल होता है।
यह स्नेह शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका अनुभव बच्चे के जीवन और व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। यहाँ कहानी केवल माँ की प्रशंसा नहीं कर रही, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों की याद भी दिलाती है। अंत में माता पिता के प्रति आदर और प्रेम रखने का संदेश आता है। यानी पाठक को सिर्फ भावना महसूस नहीं करनी, उसे अपने व्यवहार में सम्मान के रूप में समझना भी है। सही। इसे मॉरल लेक्चर की तरह नहीं लिखना। पहले कहानी के आधार पर माँ के स्नेह और सेवा को समझाओ, फिर निष्कर्ष में माता पिता के प्रति आदर और प्रेम का संदेश लिखो। आंसर में रीजनिंग का क्रम होना चाहिए: प्रसंग, उससे प्रकट भावना और उससे मिलने वाली सीख। एक सेकंड पॉज करके सोचो, माँ का प्रेम लेखक के विकास और व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है? सोर्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह प्रेम उसे सहारा, सुरक्षा और भावनात्मक आधार देता है। इसलिए बचपन की ये अनुभूति बड़े होने के बाद भी उसके मन में बनी रहती है। हाँ, और यहाँ एक रिस्पॉन्सिबल फ्रेजिंग जरूरी है। ये मत लिखना कि कहानी ने लेखक का पूरा व्यक्तित्व बना दिया। इतना लिखना पर्याप्त और सुरक्षित है कि माँ का स्नेह उनके लिए गहरा भावनात्मक सहारा बना और उसकी स्मृति जीवन भर बनी रही। सोर्स जितना कहता है, उत्तर भी उतना ही कहे। अब चैप्टर की इमोशनल मूवमेंट देखो। शुरुआत बचपन की स्मृतियों से होती है, फिर माँ के प्रेम और गांव के जीवन की तस्वीर आती है। बीमारी के प्रसंग में ममता गहरी होती है और अंत में अंचल एक स्थायी भावनात्मक आधार बन जाता है। ये क्रम याद रहेगा तो समरी अपने आप व्यवस्थित होगी। अब मिनी रिकैप करते हैं। पहला आइडिया, लेखक की बचपन की भावपूर्ण स्मृतियां। दूसरा, माँ का निस्वार्थ स्नेह और शरारतों को सहना। तीसरा, सरल और सहयोगपूर्ण गांव। चौथा, बीमारी में गोद, दवा और निरंतर सेवा। पांचवा, अंचल का सुरक्षा और स्नेह का प्रतीक होना। अब मैं तुम्हें संभावित शॉर्ट क्वेश्चन देती हूँ। लेखक के बचपन की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? उत्तर में चंचलता, नटखटपन, खेलना, मित्रों के साथ समय बिताना और खुले प्राकृतिक वातावरण का उल्लेख किया जा सकता है। लेकिन माँ के सानिध्य को जरूर जोड़ना, क्योंकि वही इन स्मृतियों का भावनात्मक आधार है। दूसरा प्रश्न हो सकता है, माँ लेखक की शरारतों को कैसे लेती थी? उत्तर का कोर यह है कि माँ उन्हें बहुत प्यार करती थीं और उनकी शरारतों को सहन कर लेती थीं। इस उत्तर को बीमारी के समय की सेवा से जोड़ोगे तो माँ के प्रेम की व्यापकता भी स्पष्ट हो जाएगी। तीसरा प्रश्न, गांव के वातावरण की क्या विशेषताएं थीं? यहाँ 4 पॉइंट सोचो। सरलता, प्राकृतिक परिवेश, आपसी प्रेम और सहयोग। फिर बच्चों के खुले खेल का छोटा रेफरेंस दो। उत्तर को बहुत फैलाने की जरूरत नहीं, पर केवल एक एडजेक्टिव लिखकर भी नहीं छोड़ना। चौथा प्रश्न, बीमारी के समय माँ की सेवा पर होगा। इसका आंसर फ्रेम बहुत साफ है। लेखक बीमार पड़े, माँ ने उन्हें गोद में लिया, दुलार किया, दवा दी और हर समय पास रही। वे पूरी रात जाकर सेवा करती थीं। इस सेवा से माँ का गहरा प्रेम और त्याग प्रकट होता है। अब एक असर्शन जैसा विचार लो। माँ का अंचल बच्चे को हर प्रकार की चिंता से मुक्त कर देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि बच्चा माँ के पास जाकर सुरक्षा, स्नेह और भरोसा महसूस करता है। ये प्रोटेक्शन केवल फिजिकल नहीं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है। यही एक्सप्लेनेशन तुम्हारे आंसर को मैच्योर बनाएगी। एक कॉमन कंफ्यूजन देखो। कुछ विद्यार्थी टाइटल का अर्थ लिखते समय अचल को केवल माँ की गोद या कपड़े का हिस्सा लिख देते हैं। यह अधूरा है। भौतिक अर्थ से आगे बढ़कर प्रतीकात्मक अर्थ लिखना जरूरी है। अचल माँ की ममता, आशा, सुरक्षा और भावनात्मक सहारे का संकेत है। चलो, एक रैपिड रिकॉल। मैं शब्द बोलूंगी, तुम उससे जुड़ा आइडिया बोलना। बचपन की स्मृतियां, माँ का सानिध्य, चंचल और नटखट बाल्यकाल तथा छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखा जाना। गांव का सरल वातावरण, प्राकृतिक जीवन, आपसी प्रेम और सहयोग तथा बच्चों का खुले वातावरण में खेलना। बीमारी का प्रसंग, गोद में लेकर दुलार करना, दवा देना, पास रहना और पूरी रात जागकर सेवा करना। माँ का अंचल, स्नेह, ममता, आशा, शारीरिक सुरक्षा और भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहारा। बहुत अच्छा। इस तरह एक्टिव रिकॉल करने से केवल समरी नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट नेटवर्क याद रहता है।
वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ, लेकिन फाइनल से पहले आंसर राइटिंग पर ध्यान देते हैं। बड़े उत्तर की शुरुआत चैप्टर के सेंट्रल आइडिया से करो, फिर रेलेवेंट प्रसंग दो। उसके बाद बताओ कि उस प्रसंग से माँ का प्रेम, सुरक्षा या मातृत्व का कौन सा पक्ष सामने आता है। अंत में संदेश लिखो। ये लाइन प्रिसाइसली लिखना, माता का अंचल केवल शारीरिक वस्त्र नहीं बल्कि माँ के स्नेह, ममता और सुरक्षा का प्रतीक है। इसके बाद इमोशनल और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी का अर्थ समझा सकते हो, लेकिन पूरे उत्तर में यही लाइन बार बार रिपीट मत करना। हर बार नए प्रसंग से बात को आगे बढ़ाओ। यदि तुलना या व्याख्या जैसा प्रश्न आए तो एक तरफ बाहरी बचपन की दुनिया रखो जिसमें खेल, खेत और पेड़ है, और दूसरी तरफ माँ की प्रोटेक्टिव प्रेजेंस। इससे दिखेगा कि लेखक का बचपन स्वतंत्र भी था और माँ के स्नेह से सुरक्षित भी। यह कॉन्ट्रास्ट बहुत उपयोगी आंसर स्ट्रक्चर है। एक और स्ट्रैटेजी, उत्तर लिखने से पहले मन में 4 कीवर्ड्स बोलो: स्मृतियां, ममता, सेवा, प्रतीक। फिर हर कीवर्ड के नीचे सोर्स से जुड़ी एक बात लिखो। इससे उत्तर न तो बहुत छोटा रहेगा, ना अनसपोर्टेड कल्पना से भर जाएगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही है कि एविडेंस और इंटरप्रिटेशन जुड़े रहें। चलो अंतिम रिकैप को एक कहानी की तरह जोड़ते हैं। शिव पूजन सहाय अपने चंचल बचपन को याद करते हैं। गांव का जीवन सरल, प्राकृतिक और सहयोगपूर्ण था। बच्चा खेलता और शरारत करता था, पर माँ का स्नेह उसे लगातार घेरे रहता था। बीमारी में माँ की सेवा ने इस स्नेह को गहरी और स्थायी। और टाइटल का अर्थ इस पूरी यात्रा को समेटता है। माँ का आंचल बच्चे के लिए सुकून, आशा, प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। व्यक्ति बड़ा हो जाए या दूर चला जाए, माँ का स्नेह और बचपन की स्मृतियां मन में बनी रहती हैं। यही भावनात्मक बुनियाद कठिनाइयों में सहारा देती है। अब मेरी फाइनल चैलेंज सुनो। बिना किताब देखे 5 वाक्यों में माता का अचल समझाओ। पहले लेखक और उनकी बचपन की स्मृतियां, फिर माँ का स्नेह, फिर गांव का वातावरण, फिर बीमारी के समय की सेवा और अंत में अचल का प्रतीकात्मक अर्थ। अगर तुम यह क्रम बोल पा रहे हो तो चैप्टर की बैकबोन तुम्हारे पास है। आज की सबसे महत्वपूर्ण बातें फिर से याद रखो। माता का अंचल शिवपूजन सहाय की भावपूर्ण बचपन की स्मृतियों पर आधारित कहानी है। इसमें माँ का निस्वार्थ स्नेह, बच्चे की चंचलता, गांव का सरल वातावरण और बीमारी के समय माँ की सेवा प्रमुख है। सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि अंचल को केवल कपड़े की वस्तु समझ लिया जाए। उसे माँ की ममता, प्रेम, आशा, शारीरिक सुरक्षा और भावनात्मक सहारे के प्रतीक के रूप में समझना है। अब अगला छोटा स्टेप यह रखो, नोटबुक में 4 कीवर्ड्स लिखो: स्मृतियां, ममता, सेवा, प्रतीक, और हर शब्द के सामने एक सोर्स ग्राउंडेड वाक्य बनाओ। चाहो तो एडजी में इसी चैप्टर का अपना आंसर लिखकर एक्टिव रिकॉल से जांचो। मैं गौरव और स्वाति की ओर से तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। धीरे धीरे पढ़ो, समझ कर लिखो और अपने माता पिता के प्रेम का आदर करना याद रखो।